अजली विलायक जानने के पहले जानना चाहिए ये विलायक क्या है। विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें हम अन्य पदार्थों को घोलकर उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराते हैं। वास्तव में मूल रूप से विलायक एक माध्यम प्रदान करता है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं सामान्य तौर पे हो सके। तो आप लैब गए होंगे और लैब में हम जब भी कोई रिएक्शन कराते हैं तो हम आपको थोड़ा सा साल्ट देते हैं, थोड़ा सा कोई लवण, और बोलते हैं इसको थोड़े से पानी में घोल लो, क्योंकि ठोस और ठोस मिलाने पे क्रिया ठीक से नहीं होती। तो विलायक क्या है? विलायक वह द्रव है, एक्चुअल में हमारे लिए जो है वह द्रव है जिसमें अन्य पदार्थों को घोलकर उनकी रासायनिक अभिक्रिया या उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब जल सबसे महत्वपूर्ण विलायक है, जल या H2O। इसको हम सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जल में अधिकांश पदार्थों को घोला जा सकता है। हम जितना डेली लाइफ में देखते हैं उनमें से ज्यादातर चीजों को घोलने के लिए हम जिस लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं वो जल है। इसलिए कहेंगे कि जल सार्वत्रिक विलायक है। पर हमेशा जल को विलायक के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता। बहुत सारी छोटी छोटी कठिनाइयां होती हैं जिनमें जल को विलायक के रूप में इस्तेमाल करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में जल के अतिरिक्त हम जिन भी पदार्थों का विलायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं उन्हें अजलीय विलायक कहते हैं। तो अजलीय विलायक क्या है? जल के अलावा अन्य सभी विलायक अजलीय विलायक कहलाएंगे। भाई जो जल नहीं है वो अजलीय, सीधी बात। तो अब हम देखेंगे विलायकों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। विलायकों का वर्गीकरण, यहां हम पहला वर्गीकरण जो कर रहे हैं प्रोटॉन के आधार पे वर्गीकरण, यानी H हाइड्रोजन के आधार पे। जब हम प्रोटॉन बोले रसायन में तो आपको क्या लेना है? H+ या हाइड्रोजन के आधार पर। हाइड्रोजन के आधार पर विलायक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रोटिक या प्रोटॉनिक विलायक। प्रोटिक या प्रोटॉनिक विलायक ये ऐसे विलायक होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। प्रोटॉनिक विलायक ऐसे विलायक होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन होता है, एक हो या एक से ज्यादा हो, यानी H होता है। दूसरे ऐसे विलायक हैं जो एप्रोटिक हैं। एप्रोटिक ऐसे हैं जो हाइड्रोजन तो होता है लेकिन क्रिया में हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनको कहा जाता है एप्रोटिक या नॉन प्रोटॉनिक। तो प्रोटॉनिक विलायक में क्या खासियत है कि हाइड्रोजन होता है
और ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल भी करते हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं। एप्रोटिक, ये विलायक प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं करते, H का आदान प्रदान नहीं करते। जबकि ये क्या हो गए, H तो होता ही होता है, ये H का आदान प्रदान करते हैं। एप्रोटिक ऐसे विलायक जिनमें हाइड्रोजन तो है पर न देते हैं न लेते हैं। और तीसरा है उभय प्रोटिक। ठीक, उभय प्रोटिक में क्या होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं किंतु इनमें निश्चित गुण नहीं होते। जैसे प्रोटिक में देने वाला देगा ही, लेने वाला लेगा ही, लेकिन उभय प्रोटिक में कुछ निश्चित नहीं है। उभय प्रोटिक H का आदान प्रदान होता है पर दिशा निश्चित नहीं होती। क्या मतलब है इसका, अभी समझ में आ जाएगा। प्रोटिक या प्रोटॉनिक विलायक को दो भागों में फिर बांटा गया है। दो भागों में जो बांटा गया है उसमें पहला है आपका अम्लीय या प्रोटोजेनिक और दूसरा है क्षारीय या प्रोटोफिलिक। तो अम्लीय या प्रोटोजेनिक, प्रोटोजेनिक का मतलब जो प्रोटॉन उत्पन्न करता है, जैसे H2SO4, जैसे HNO3, जैसे एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, ये अम्लीय माध्यम है, ये अम्ल है, ये प्रोटॉन देते हैं। जबकि दूसरा है क्षारीय या प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक, फिलिक का मतलब लेने वाले, जैसे अमोनिया, है ना, जैसे आपका और क्या दिया हुआ है भाई, हाइड्रोजन, N2H4, ये सब क्या है, हाइड्रोजन तो है लेकिन ये हर बार दूसरे का हाइड्रोजन लेते हैं। तो यहां निश्चित है, आदान प्रदान करते तो हैं, लेकिन एक समूह ऐसा है जो सिर्फ देता देता है और एक समूह ऐसा है जो सिर्फ लेता लेता है। उभय प्रोटिक क्या है, जैसे H2O दे भी सकता है, ले भी सकता है, दोनों गुण हैं। यहां दोनों गुण नहीं है, एक ही गुण है, या तो देगा तो अम्लीय प्रोटोजेनिक है, या तो लेगा तो क्षारीय या प्रोटोफिलिक है। उभय प्रोटीन दे भी सकता है, ले भी सकता है। ठीक है ना। अब इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट की, एप्रोटिक में क्या क्या आते हैं। एप्रोटिक में जैसे बेंजीन, जैसे आप ले लो कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे आप ले लो क्लोरोफॉर्म। तो इस तरह के इनमें प्रोटॉन हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ये हाइड्रोजन का विनिमय नहीं करते हैं। तो ये हमारे उदाहरण में है, सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो मैंने आपको ये तीन तरह के विलायक बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला विलायक जो आप देखेंगे, अगले प्रकार का वर्गीकरण से हम देखेंगे, उस वर्गीकरण में हम देखेंगे ध्रुवीय व अध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय व
अध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक वो विलायक होते हैं जिनके अणु आंशिक रूप से ध्रुवित होते हैं, यानी एक हिस्से पर थोड़ा धनावेश होता है और दूसरे हिस्से पर थोड़ा ऋणावेश होता है। तो इनको भी दो प्रकार में बांटा गया है। मैं पहले तो ध्रुवीय अध्रुवीय समझा दूं। जैसे आप देखो HF, F के ऊपर थोड़ा ऋण, H के ऊपर थोड़ा धन, H2O, H के ऊपर थोड़ा धन, O के ऊपर थोड़ा ऋण। इस तरह के विलायक ध्रुवीय विलायक कहलाएंगे। जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड कहीं कोई ऋण नहीं, कोई धन नहीं। C6H6 कहीं कोई धन नहीं, कहीं कोई ऋण नहीं। इस तरह के पदार्थ अध्रुवीय विलायक कहलाएंगे। ध्यान रखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड में ध्रुवण तो होता है, लेकिन चारों तरफ बराबर होने के कारण ये अध्रुवीय जैसा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो 0 निकलता है, इसलिए हम इसको अध्रुवीय में काउंट कर लेते हैं। तो इस तरह के विलायक जिनमें आवेश का वितरण समान हो अध्रुवीय, जिनमें असमान हो वो ध्रुवीय। अब ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? आयन कारक या ध्रुवीय विलायक। इनके दो प्रकार। पहला आयन कारक, या इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? ध्रुवीय विलायक। तो आयन कारक जैसे H2O एक और H2O के साथ क्रिया करता है और खुद ही एक आयन H3O प्लस और OH माइनस बना लेता है। ऐसे ही अगर आप एक और को देखें जैसे अमोनिया, अमोनिया के दो अणु भी द्रव प्रावस्था में कुछ हद तक एक NH4 के रूप में रहेगा और कुछ NH2 के रूप में रहेगा। तो इस तरह के विलायक जो स्वयं ही अपने आयनों का निर्माण कुछ सीमा तक कर लेते हैं, स्व आयनित रहते हैं, ध्रुवीय विलायक या आयन कारक विलायक कहलाते हैं। दूसरा टाइप आपका इसी में है अन आयन कारक या अध्रुवीय विलायक। अन आयन कारक या इसी को हम कहेंगे अध्रुवीय विलायक। ऐसे विलायक जिनमें स्व आयनन की क्रिया नहीं होती है, जो आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे आप देखें कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक उदाहरण है, बेंजीन एक बढ़िया उदाहरण है। ये ऐसे विलायक हैं जो आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब जलीय और अजलीय विलायक, अगला वर्गीकरण जो है हमारा वो क्या है? जलीय व अजलीय विलायक। तो जल जलीय विलायक, केवल जल, पानी को जलीय विलायक में रखा गया है क्योंकि ये सार्वत्रिक विलायक है, अधिकांश चीजें इसमें घुल जाती हैं। तो पानी एक वृहद विलायक है, एक बड़ा विलायक है, बहुत सारी चीजों को अपने में घोल लेता है। पानी के अतिरिक्त सभी विलायक अजलीय विलायकों में आते हैं। पर मूल रूप से जब हम अजलीय विलायक कहते हैं तो हम उन आयनिक कारक विलायकों को लेते हैं जिनमें गुण तो पानी के जैसा है पर पानी नहीं है। मतलब ऐसे तो नॉर्मल देखने पे अनआयनी कारक यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड भी जल तो है, अजलीय विलायक होगा बिल्कुल। लेकिन जब ज्यादा स्पेसिफिक करते हैं हम, तो हम ये देखते हैं कि नहीं भाई इसको क्यों लेना, ये तो अलग ही ग्रुप का सदस्य है। एक ग्रुप के सदस्य यानी आयनी कारक विलायकों में से वो विलायक जो जल नहीं है, तो जल के अतिरिक्त अन्य सभी आयनी कारक विलायक अजलीय विलायक कहलाते हैं।
अब अजलीय विलायकों के भौतिक एवं सामान्य विशिष्टताएं आपको जाननी है, जो 6 बिंदुओं पर हैं। ठीक है ना, 6-7 बिंदुओं को आप समझ जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो अब हम देखेंगे अजलीय विलायकों के गुण। हम पानी से ही तुलना करते चलेंगे। पहला गुण इसमें है आपका गलनांक व क्वथनांक। तो उपरोक्त विलायकों में से कौन कौन से विलायक को हम यहाँ काउंट कर रहे हैं? हमारे काम के विलायक अजलीय विलायकों में है अमोनिया, द्रव अमोनिया, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या है भाई, द्रव अमोनिया है, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड। सिर्फ 2 चीज ली हुई है, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, द्रव अमोनिया। हम एक और ले सकते हैं HF। तो सामान्य ताप पर HF और जल द्रव अवस्था में होते हैं, बाकी गैस। सामान्य ताप पर ये सब गैस के रूप में है, यानी सामान्य ताप पर इनका उपयोग विलायक के रूप में नहीं किया जा सकता। किनका? इन दो का। क्योंकि विलायक के रूप में तो हम तभी इस्तेमाल कर पाएंगे ना जब ये किस रूप में रहेंगे? द्रव अवस्था में रहेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि पहला जो गुण हम ले रहे हैं गलनांक व क्वथनांक, तो SO2 व NH3 का गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होता है। जैसे जल के लिए अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट लूं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो अमोनिया के लिए और SO2 के लिए भी ये मान आपको दे दिया गया है कि अमोनिया के लिए गलनांक -77.7 है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये मान -75.5 डिग्री है, जबकि क्वथनांक जो है इनका वो -33.4 और -10, यानी बहुत कम है, 0 से बहुत कम इनका। देखो तुलना करो आप इसका, ठीक है, तो भारी कमी है इनमें। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। दूसरा है गलन तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन व वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि जब 1 मोल द्रव 1 मोल ठोस पूरी तरह से द्रव में बदलता है, तो सिर्फ ठोस के द्रव में बदलने में कितना परिवर्तन होता है, कितनी ऊष्मा अवशोषित होती है, और द्रव के गैस में बदलने में कितनी ऊष्मा अवशोषित होती है। उसी को गलने में लगी तो गलन, वाष्पीकरण में लगी तो वाष्पन बोल देंगे किलो कैलोरी में। ठीक है, तो जल के लिए ये मान अगर आप देखें, फिर यहां हम अमोनिया ले लेते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं। यहां गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किलो कैलोरी पर मोल में है। जल के लिए ये है वाष्पन की गलन की 9.71 और वाष्पन के लिए है 143.5। एक मिनट, वाष्पन के लिए है 1.435। कुछ गड़बड़ है।
मैं एग्जैक्टली फिर भी देखूंगा, मेरे को थोड़ा डाउट है, वैसे दिया है जो मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। गलन की गुप्त ऊष्मा 9.71, 5.64 और यहाँ दिया हुआ है 5.96, जबकि वाष्पन की 1.43, 1.43 ये भी है लगभग, और ये 1.76। आप नोटिस करो कि सल्फर डाइऑक्साइड की गलन की वाष्पन की ऊष्मा जो है ये जल और अमोनिया से ज्यादा है। इसका मतलब द्रव प्रावस्था में अणुओं के बीच जो आकर्षण है, सब अपने अपनी द्रव प्रावस्था की बात कर रहे हैं, द्रव प्रावस्था में अणुओं के बीच जो आकर्षण है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड में अधिक होता है। ठीक है ना। इसके बाद शांता, शांता मतलब गाढ़ापन, बहाव का विरोध करने का गुण। शांता, शांता की बात करें तो जिसमें ज्यादा आकर्षण बल होगा वो क्या होंगे, ज्यादा श्यान होंगे। तो द्रवों का ये महत्वपूर्ण गुण है। पानी, द्रव, अमोनिया तथा निम्न अल्कोहलों की श्यानता कम होती है, जबकि उच्च अल्कोहल और निर्जल सल्फ्यूरिक एसिड की श्यानता अधिक होती है। तो श्यानता का क्या रोल है? मान लो कोई अभिक्रिया आपने कराई और आपको कुछ छानना है, फिल्टर करना है, तो फिल्टर करना श्यान यानी ज्यादा गाढ़ा अगर आपका विलायक है तो अच्छा नहीं है, फिर वो फिल्टर वाले रिएक्शन के लिए ठीक नहीं है। जबकि जितना पतला विलायक होगा, जिसकी श्यानता जितनी कम होगी, वो विलायक फिल्टर करने के लिए उतना अच्छा होता है। तो हर एक गुण का इस्तेमाल हम विलायक के रूप में कैसे करेंगे वो देखना है हमको। ठीक है, तो आज हम यहीं तक देखेंगे, कल कुछ और गुणों का